नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास। रमज़ान का महीना पूरा हो चुका है, चांद दिख गया है। अब कल सुबह ईद होने वाली है, तो सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमने जो एक महीना रोज़े रखे, अब रोज़े ख़त्म होने के बाद या हम निर्जल उपवास करते हैं, तो निर्जल उपवास खत्म होने के बाद आगे हमारा साल भर डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने एक महीना रोजे रखे, इससे क्या हुआ कि हमने पिछले 11 महीने जो भी हमारा खान पान जिस तरीके से रहा, उस खान पान से जो हमारे शरीर में अव्यवस्थाएं बैठी थी, जो हमारी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुई थी, वह सभी उन सभी में सुधार हो गया है और अब हमारी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्सिफाइंग हो गई है। क्योंकि हमारा सुबह से लगाकर शाम तक का 2 एपिसोड ऑफ ईटिंग होते थे। एक तो सुबह आप रोजा रखते समय खाना खाते थे और एक शाम को रोजा खोलने के बाद खाना खाते थे। तो 2 एपिसोड ऑफ ईटिंग में हमने महीना निकाला है। इसका मतलब जितने एपिसोड ऑफ ईटिंग कम होंगे, इससे क्या होगा, बॉडी में इंफ्लामेशन जो होता है, बार बार खाना खाने से क्या होता है, शरीर में ग्लूकोज जाता है और ग्लूकोज जाने के बाद जब ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन आंतों द्वारा होता है और ब्लड में जाता है ग्लूकोज, तो हमारा पेनक्रियाज क्या होता है, उसके ऊपर इंसुलिन रिलीज करता है। उसी तरह से पचित भोजन जब लीवर में जाता है तो लीवर भी काम करता है। उस जो भोजन के पाचन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है, उसको बाहर निकालने का काम किडनियां करती हैं। तो सारे ऑर्गन पूरा दिन भर चलते रहते थे। लेकिन रोजे रखने की कंडीशन में 2 एपिसोड ऑफ ईटिंग हुए, यानी कि आपने सुबह रोजा रखते समय खाना खाया और एक रोजा खोलते समय खाना खाया। अर्थात एपिसोड ऑफ ईटिंग कम होने से उन सारे ऑर्गन को आराम मिला है, यानी कि उनमें इंफ्लामेशन कम हुआ है। अर्थात बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें सुधार हुआ है। इसीलिए रोजा या निर्जल उपवास करने से डायबिटीज भी कंट्रोल होती है, ओबेसिटी कंट्रोल होती है, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस होता है। क्योंकि बॉडी की मेटाबॉलिज्म है वह सुचारू रूप से चलने लग जाती है। क्योंकि हमारा एपिसोड ऑफ ईटिंग बॉडी को सबसे नुकसान पहुंचाने वाली चीज होती है, वो एपिसोड ऑफ ईटिंग होता है। यानी कि जितना हम दिन में बार बार खाना खाएंगे, उतना ही हमारे शरीर के अंगों को ज्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन हमने जब उपवास किया या निर्जल उपवास किया या रोजे रखे, उस कंडीशन में ऑर्गनों को आराम मिला, मेटाबॉलिज्म सुधरी, इसलिए वजन भी मेंटेन होगा आपका, आपकी शुगर HbA1c उसमें भी सुधार होगा, आपका बॉडी का कोलेस्ट्रॉल उसमें भी सुधार होगा। इसलिए इसको मेंटेन रखने के लिए अब हमारा इस ईद के बाद शेष 11 महीने का हमारा डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। एक तो सबसे पहले आप इस रोजों के खत्म होने के बाद एक अपना नियम यह बनाइए कि एक आटा या मैदा, दूसरा शक्कर और तीसरा नमक, इन तीन चीजों से पूरा 11 महीने आपको बचना है। यानी कि आटा या मैदा बहुत कम यूज करना है। आप जो डायबिटीज के पेशेंट हैं या ओबेसिटी के पेशेंट हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यानी कि किसी भी प्रकार की नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से ग्रसित हैं, तो वो इस आटे या मैदे की जगह चौलाई का आटा यूज करिए। आप चौलाई को क्या बोलते हैं, रामदाना।
इसका आटा यूज करिए, या इस आटे की जगह मिलेट अनाज पूरे यूज करिए आप। मिलेट अनाज की ज्यादा जानकारी के लिए मेरे आगे के जो मिलेट वाले वीडियो हैं वो आप देखें। शक्कर का जहां तक हो सके बिल्कुल कम इस्तेमाल करिए। नमक से भी बच के रहे, आवश्यकता से ज्यादा नमक यूज नहीं करें। पर डे का 3 ग्राम से ज्यादा नमक यूज मत करो आप। 3 ग्राम नमक पर डे का होना चाहिए, यानी कि एक चुटकी में 1 ग्राम नमक माने आप, तो 3 चुटकी नमक पूरे दिन का होना चाहिए। उससे ज्यादा नमक भी यूज नहीं करना चाहिए हमको। दूसरी बात, अर्ली स्लीप एंड अर्ली वोकअप। अर्ली स्लीप एंड अर्ली वोकअप, जल्दी सोना। आप सुबह उठे रोजा रखने के लिए और जल्दी सो जाते थे रात को, तो इसी कंसेप्ट को आप 11 महीने तक फॉलो करिए। तीसरी चीज है योगा एंड प्राणायाम पर ज्यादा ध्यान दीजिए। योगा के रूप में आप 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे, अभी भी इसको जारी रखिए। प्राणायाम को अपना जीवन का हिस्सा बनाइए। सुबह सुबह का मॉर्निंग वॉक भी थोड़ा सा कीजिए। दिन में बहुत देर तक सोना या रात को बहुत देर तक जागना, इस आदत को भी आप त्याग देना। और 5वीं चीज है कि हमें हमारी भोजन में पूरे दिन का जो हमारा डाइट प्लान है उसमें सलाद को जरूर अपना दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा बना दें। यानी जब भी आप भोजन लें उसके साथ सलाद जरूर लें। भोजन के साथ सलाद और इसके साथ प्रीबायोटिक का भी इस्तेमाल करिए, ताकि आपके इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया भी बैलेंस रहेगा। सलाद में आप किसी भी सब्जी की सलाद काटकर यूज कर सकते हैं, या सलाद के रूप में फल आदि का भी यूज कर सकते हैं। प्रीबायोटिक के रूप में काजी या दही का इस्तेमाल करें आप। ये भी अपना दैनिक रूटीन का हिस्सा बना लें आप, क्योंकि आपने जो 1 महीना हमने जो रोजा रखा है, तो एक अपनी ये कुदरत की व्यवस्था है कि आप 1 महीना आपके शरीर पे संयम रखें, ताकि आने वाले 11 महीनों के लिए आपका शरीर सुरक्षित हो जाए। तो एक कुदरत की बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है, जिसको बनाने से इंसान दीर्घायु जीता है। क्योंकि इस सिस्टम को फॉलो करने से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का आंकड़ा घटेगा। जो लोग प्री डायबिटिक स्टेज में खड़े हैं, अर्थात जिनका HbA1c 5.7 को क्रॉस कर रहा था, उनका भी ये महीना रोजा रखने से बैलेंस हो गया होगा। तो प्री डायबिटिक स्टेज वाले रोगी भी रिवर्स में चले गए होंगे, और जो लोग डायबिटीज थी और जिन्होंने रोजा रखा, उन्होंने भी अपना डायबिटीज को रिवर्स किया है। क्योंकि आज तक आप जो डायबिटीज को दवाइयां खाकर केवल कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन आपने इस महीने के रोजे रखे हैं, उससे क्या हो रहा है, आपका डायबिटीज रिवर्स हुआ है। और रिवर्स होने के बाद अगर आप इस डाइट प्लान को आप फॉलो करेंगे, तो वापस आप डायबिटीज में धीरे धीरे डायबिटीज में नहीं जाएंगे, आप रिवर्स होके प्री डायबिटिक वाली स्टेज में आएंगे, आप फिर नॉन डायबिटिक में चले जाएंगे। इसलिए यही डाइट प्लान आप फॉलो करते रहें। सुबह जल्दी उठना है, रात को देर रात तक नहीं जागना है। योगा प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए आप। भोजन के साथ केवल भोजन नहीं लेना है, उसके साथ सलाद और प्रीबायोटिक का यूज करना है। एक बाहर की डिब्बाबंद चीजें, मार्केट में मिलने वाली डिब्बाबंद चीजों से बिल्कुल परहेज कर दीजिए आप,
क्योंकि बाहर जितनी भी डिब्बाबंद चीजें आती हैं उसमें क्या होता है, प्रिजर्वेटिव मिलाए होते हैं, और प्रिजर्वेटिव बॉडी में टॉक्सिन क्रिएट करते हैं, और यही टॉक्सिन मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं और नई नई बीमारियां एनसीडीज जन्म लेती है। इसलिए आप खुद और अपने बच्चों को भी बाहर की डिब्बाबंद चीजों से परहेज कराइए। छठी बात है, बाजार में मिलने वाले जितने भी जूस के डिब्बे हैं, जूस के डिब्बे यानी कि बाजार में मिलने वाले जितने भी मीठे पेय पदार्थ हैं, उन मीठी चीजों को आप परहेज कर दीजिए, बिल्कुल लिमिटेशन में लीजिए। और जूस के जो भी डिब्बे होते हैं बाजार में वो हाई कैलोरिक होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा शक्कर होती है, तो उसका बिल्कुल परहेज कर दें। आजकल लोगों में ट्रेंड हो गया है कि घरों में भी जूस बना के पीते हैं, लेकिन इस दौर में ये चीज सही नहीं है, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल जहर की तरह काम करेगा। इसलिए आप जूस की जगह आप कोई भी लेमन वाटर बना दीजिए, बिल्कुल न्यून मात्रा में शक्कर डाल के घर पे तैयार कर सकते हैं आप, नींबू की शिकंजी बोलते हैं जिसको, इस तरह की चीज बना के पीजिए। लेकिन बाजार के मिलने वाले जो जूस हैं उन पर बिल्कुल परहेज करें आप, ताकि आप शेष 11 महीने आपकी सेहत अच्छी रह सके। उसके बाद आप जितने भी अनाज हैं, अनाज कम से कम मात्रा में लें आप, क्योंकि अनाज में जैसे गेहूं, मक्का, ये ऐसे अनाज हैं जिसका ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा होता है, और ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा होने से बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा रिलीज करेंगे, और बॉडी में ग्लूकोज रिलीज करेंगे तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में जमेगा, और ग्लाइकोजन फिर फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। इसलिए आप गेहूं, मक्का की जगह मिलेट अनाज का यूज करिए अगर आप इम्पोर्टेबल है तो। मिलेट में ज्वार, बाजरा, कोदो, कांगनी, कुटकी, चौलाई यानी कि रामदाना, इनमें से कोई भी मिलेट आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्वार और बाजरा इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप आपके डाइट प्लान में उसको भी शामिल कर सकते हैं। अब आपका जो टेस्ट बना हुआ वो गेहूं पे बना हुआ है शुरू से, तो इस टेस्ट को आप कैसे छोड़े? आप ऐसे कर सकते हैं कि आप 10 किलो गेहूं का आटा पिसवा देते हैं, उस आटे को थोड़ा सा रिप्लेस कर दीजिए आप। जैसे कि आप 10 किलो आटे में आप 10 किलो गेहूं लेते थे, उसकी जगह आप कर दीजिए 4 किलो गेहूं कर दीजिए, आप 2 किलो सोयाबीन कर दीजिए, 2 किलो जौ का आटा मिक्स कर दीजिए, इसमें 2 किलो चने का आटा मिक्स कर दीजिए। क्योंकि गेहूं का ग्लाइसेमिक लोड लगभग 67 के आसपास होता है, लेकिन सोयाबीन का लगभग 30 होता है ग्लाइसेमिक लोड, जौ का 28 होता है, चने का भी 28 होता है। तो ओवरऑल ग्लाइसेमिक लोड क्या होगा? अगर आप केवल गेहूं का आटा खाते थे तो उसका ग्लाइसेमिक लोड हाई हुआ करता था, लेकिन 10 किलो आटे को आप इस तरह से मिक्स करके बनाएंगे तो इसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाएगा। ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आप क्या करिए, गेहूं की क्वांटिटी, इस गेहूं की मात्रा को उस आटे में धीरे धीरे कम करते जाइए और दूसरे अनाजों की क्वांटिटी बढ़ाइए। फिर धीरे धीरे इसमें ज्वार, बाजरा वगैरह मिक्स करते हुए आप वापस पूर्ण रूप से ज्वार बाजरा की तरफ आ जाएंगे, जिससे आपका टेस्ट वापस, जो आज बहुत सालों से आपका टेस्ट गेहूं पर बना हुआ है, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आगे की बात यह है कि हमारा जो दैनिक चार्ट है उसमें सबसे पहले आप मीठी चीजों का परहेज कर देना। मीठा नगण्य मात्रा में लेना है आपको। मांस मीट का बिल्कुल परहेज करें। अगर कोई मांसाहारी लोग हैं तो वो कम कोलेस्ट्रॉल वाला मांस यूज करें, लेकिन बहुत ही लिमिटेशन में यूज करें, क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन की डिजाइन है वो मांसाहार के अनुकूल नहीं है। क्योंकि मांसाहारी
लोगों की इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है और शाकाहारी जो जानवर होते हैं उनकी इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा होती है। हमारी इंटेस्टाइन की लेंथ शाकाहारी जानवरों के अनुसार बनी हुई है, मांसाहारी जानवरों के अनुसार नहीं है। इसलिए ज़्यादा मांस खाना भी शरीर में टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा और टॉक्सिन्स क्रिएट करने से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा और फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का जन्म होगा। इसलिए मांसाहार भी आप बहुत लिमिटेशन में यूज करना। अगर जो मांसाहारी लोग हैं, मांस मीट खाने की आदत में हो, तो इसको धीरे 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 कम करना। और मांसाहार भी आप लेते हो तो उसके साथ जैसे आपने 100 ग्राम मांस लिया है तो 100 ग्राम मांस के साथ 200 ग्राम सलाद की यूज करना आप, ताकि इस मांसाहार का टॉक्सिन्स कम हो जाए और फाइबर भी बॉडी में जाएगा, जिससे डाइजेशन भी आपका प्रभावित नहीं होगा। क्योंकि जहां आपका डाइजेशन प्रभावित होगा, डाइजेशन प्रभावित होने से बॉडी में आम जूस बनेगा। आम अपक्व रस, खराब रस बोलते हैं जिसको आम बोला जाता है, अनडाइजेस्ट जूस। और यही अनडाइजेस्ट जूस जाकर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स को बढ़ाता है, यानी कि ब्लड की एसिडिटी को बढ़ाता है। क्योंकि आम बनने का कारण क्या रहेगा? हमारी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब रहेगी हमारे खराब खान पान के कारण। इसलिए आप जो 1 महीना आपने रोजे रखे हैं, आपने बॉडी को डिटॉक्सिफाइंग किया है, तो आगे भी आप 11 महीने के लिए बॉडी को ऐसे ही बना के रखना, ताकि 11 महीने आप निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और आपका दवाइयों में जाने वाला पैसा खर्च नहीं हो। दोस्तों, ये मैंने थोड़ी सी आपकी दिनचर्या, अब आप रोजे समाप्त होने के बाद आपकी दिनचर्या कैसी रखनी है उसके बारे में मैंने बताया आपको। आप देखें, आस पड़ोस के लोगों को भी दिखाएं। और यही दिनचर्या, जैसे आप निर्जल उपवास वाले लोग, निर्जल उपवास करने के बाद, निर्जल उपवास समाप्त होने के बाद इस तरह की दिनचर्या उनको भी अपनानी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को पूरे भारत के देशवासी देखें और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी दिखाएं। और खासकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ बेल्ट के जो लोग हैं, जिनको बीमारियों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो लोग इसको देखें, अपने आसपास के लोगों को भी दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।